NCERT क्लास 6 चैप्टर 3 आरंभिक नगर को देखेंगे। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। और जिन जिन चीज़ों को हम अंडरलाइन करें कृपया आप लोग उसे नोट करें, या जिन चीज़ों को हम दोबारा बोले रिपीट करें या हम बोले कि आपको नोट करना है उसे कॉपी में नोट करना है, छोड़िएगा नहीं। चलिए, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर इसका लेकर आएंगे तो आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। पुराने भवन का संरक्षण मतलब पुराने भवन को कैसे सहेज के रखा गया है उसके बारे में देखते हैं। जयपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतवा घर बोलते थे। कौन सा घर? भूतवा घर। एक ने कहा, इसे की बहुत कला देखो, इस वस्तु कला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? मतलब डिजाइन। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए उसे मरम्मत कराने की व्यवस्था है। मतलब इस चीज को सुरक्षित रखने के लिए दोबारा से उसे मरम्मत कराने की जरूरत है। यह सब सुनकर जयपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों है। वो दोनों दोस्त सोचने लगा कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों है। चलिए, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जो पुराने इमारत घर होते हैं वो अपनी कहानी खुद बताते हैं। लगभग 1500 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। सबसे पहली बार रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? पंजाब में। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये पूरा पाकिस्तान, ये जो पंजाब है आधा पाकिस्तान में है और आधा भारत में है। तो जो पाकिस्तान की तरफ चली गई है वो रेलवे लाइन सबसे पहले बिछाई गई थी। कहाँ? क्वेश्चन आएगा 150 साल पहले पंजाब में बिछाई गई रेलवे लाइन कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक, खोज इंजीनियरों ने की थी और उसी में हड़प्पा स्थल भी मिल गया था। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जो यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। उनको लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें रेलवे लाइन बनाने के लिए अच्छी ईंट की मिल जाएगी। यह सोचकर हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ लिए गए। उन इंजीनियरों ने क्या किया, वहाँ हड़प्पा की जो ईंटें थी, हजारों ईंटें जो थी वहाँ से हड़प्पा से उखाड़ लिए। लेकिन वो तो एक नगर था। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। ऐसा करने से क्या हुआ? कई इमारत जो था पूरी तरह से बर्बाद हो गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया। इसके बाद 800 पहले पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर महाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक था। हड़प्पा क्या था? सबसे पहला शहर था, खोजा गया था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, सबसे पहले किसकी खोज हुई? हड़प्पा। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी इमारतों में पुराअसलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें क्या कहा गया? हड़प्पा। जो हड़प्पा के बाद जो चीज मिला उसे सब हड़प्पा के नाम से जाना गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के निर्माण लगभग मतलब एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, इसीलिए इसे लगभग में लेते हैं। 4700 साल पहले माना जाता है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, पहले इम्पोर्टेंट वाले को ही देख लेते हैं। ये नगर आधुनिक
पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों और अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर इसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तुम्हें ऐसा लगता है? वो पूछ रहे हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इस नगर में कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। मतलब नगर को दो हिस्सों में या उससे ज्यादा विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिम भाग क्या था? छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, जबकि पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन नीचे में बना हुआ था, निचाई पर। देखिए, निचले इलाके में था। पश्चिम वाला भाग छोटा था किंतु ऊपर था, और पूर्वी भाग बड़ा था किंतु निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने किस नाम से जाना है? नगर दुर्ग। पश्चिमी भाग को पुरातत्वविदों के नाम से जाना गया क्योंकि वो ऊंचाई पर था। निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया और पूर्वी वाले को निचला नगर। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियों की पक्की ईंटों की बनाई हुई थी। ये ईंटें इतनी अच्छी तरह पकी थी कि हजारों साल बाद भी तक इनकी दीवारें खड़ी की खड़ी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहे। देखिए कौन सा कहाँ पड़ता है उसको भी दिखाएंगे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। स्नानागार का मतलब होता है नहाने का स्थान। इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किस का? ईंट और प्लास्टर का। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। पानी बाहर न निकल जाए इसके लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कमरे इसीलिए ताकि लोग अपने कपड़े जाकर वहां पर चेंज कर सकें। इसमें भरने के लिए पानी से कुएं से निकाला जाता था। इसमें भरने के लिए किस चीज से? कुआं से पानी निकालकर और उसमें स्नानागार में डाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे। मतलब साधु महात्मा या राजा रजवाड़े ये लोग इस स्थान पर नहान किया करते होंगे किसी विशिष्ट अवसर पर। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर में अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड कहाँ मिला है? कालीबंगा और लोथल में। वो भी मैं नोट करते जाना है। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ मतलब पूजा पाठ होगा तभी तो यज्ञ होगा। ये सब कहाँ से मिला है? कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मतलब खाना रखने का स्थान जिसको बोलते हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यह है पाकिस्तान वाला क्षेत्र और इधर है भारत वाला। देखिए सिंधु नदी में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और राखी गढ़ी ये सब कालीबंगा। देखिए कालीबंगा कहाँ है? भारत में राखी गढ़ी और कालीबंगा है। मोहनजोदड़ो देखिए पाकिस्तान में है।
सुतका गेंडो, यह भी पाकिस्तान में है। सिंधु नदी पाकिस्तान से अरब सागर में गिरती है। गावेरी वाला ये थी राजस्थान का है। समुद्रो भी राजस्थान में है। धौलागिरा, सुतका सुरकोटदा, ये सब राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। देखिए इधर अरब सागर का क्षेत्र है। देखिए ये पूरा क्षेत्र अरब सागर का है, इसलिए हम ऐसे बताएं ये सारा अरब सागर का क्षेत्र है। देखिए ये इसके चारों दो तरफ से सीढ़ी उतरने के लिए है, बाकी चारों तरफ एक वो कमरा बना हुआ था ताकि लोग कपड़े चेंज कर सके। इसको स्नानागार बोलते हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घर में एक अलग स्नानागार होता था, मतलब नहाने के लिए स्थान, और घर में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह के साफ हो जाए। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नाले को ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए जाते थे ताकि उसकी समय पर सफाई की जा सके। इसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई, घर, नाले और सड़कें का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्यायों में वर्णित घरों में क्या अंतर है दिखाई देता है? कई 2 अंतर बताओ। आप लोग कमेंट में बताइएगा। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, मूल्यवान वस्तु, पत्थर, उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए। ये लोग मुहरे पर भी डिजाइन और लिखे हुए मिले हैं, तो शायद इसे पता लगाया जा सकता है कि और चीज़ों पर भी ये लिखते होंगे, बट वो अब तक मिली नहीं है, बच ही नहीं पाई है। शायद कभी भविष्य में मिल जाए। इसके अलावा नगरों में शिकारकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते लोगों को लंबी यात्राएं भी करते थे। मतलब वो लोग भी लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे, यहाँ से वहाँ जाना, और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। और साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानी, मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं। जिससे बच्चे क्या करते होंगे, खेलते होंगे। नगर में रहने वालों लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे नगर में रहते थे? देखिए ये सब बच्चों के खिलौने हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और ये जानवर के चित्र बनाया जाता है। इससे पता चलता है कि लोगों को पेंटिंग भी आती होगी। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं
और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चित्र एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखक का यह प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए। लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। मतलब कुछ लोग हैं जो पढ़ तो लिए, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आया, उसका अर्थ नहीं निकाल पाए। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने। देखिए, ये सब खिलौने हैं बच्चों के खेलने के लिए। नगर एवं शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरास्थलों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर के शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षण वस्तु में मन का बाट फलक। बाट का मतलब होता है तरह, ये थी ये बटखरा, गांव में जिसको बटखरा बोलते हैं। देखिए, पत्थर उतर के तौल के और लोग रख लेते हैं, ये इतने की केजी का है। इस प्रकार से गांव में भी अभी भी ऐसा करते हैं लोग। ऊपर पत्थर के बाट देखे। बाट मतलब वही बटखरा बोलते हैं। किसके यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग थोड़ा बताइएगा। तो पत्थर के बाट देखे, कितने अध्याय से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया है। इन्हें चाट पत्थर से बनाया गया है। उन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया है। मतलब उससे चीजों को तौलते होंगे। मध्य में बाएं मटके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर तराश कर मनके बनाए गए। इसके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। देखिए, ये सब गहने हैं उस टाइम के। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इस आयताकार पृष्ठ मुहरों पर समांतर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां की धातु का उपयोग होता था? क्या ये पत्थर के बाट बनाते थे? देखिए, ये कोई पेंटिंग थी, मूर्ति बनाई गई है जिससे हाथ टूट गया है। देखिए दाढ़ी को किस तरह से बनाया गया है। इनकी नाक भी आधा टूटी हुई सी लग रही है, जो शायद मतलब उस समय भी लोग इतने जागरूक थे, ऐसी ऐसी चीजें बनाया करते थे। ये किसी राजा की चित्र होगी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में किस चीज की खेती? कपास की। सब मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी तकिलियां सूत कटाई का संकेत देती हैं। मतलब सूत कटाई का भी संकेत मिलता है, जिससे पता चलता है कि वहां पर सूत कटाई का भी काम होता था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे। मतलब आज भी हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो उसी को प्रशिक्षण बोलते हैं। किसी चीज को सीखने के लिए दूसरी जगह जाना तो प्रशिक्षण लेना।
पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मुहरे पर पच्चीकारी करना, मतलब ये थी डिजाइन बनाना। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। मतलब मूर्ति बनाने वाले और डिजाइन करने वाले लोग भी उस समय होते होंगे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं, यानी दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। आज भी कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो पुरुष कर सकता है और महिलाएं नहीं कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं। फ्योन्स, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू का स्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। देखिए किस किस रंग का प्रयोग किया जाता था। एक तो चिकनी परत और दूसरा नीले और हल्के समुद्र हरे रंग के। फ्योन्स से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक जो जैसे गाय से दूध, ये सब हो गया कच्चे माल के रूप में। किसान का पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहा जाता है। कपास क्या है? कपास को पहले तोड़ते हैं, उसके बाद उसका वस्त्र तैयार करते हैं, तो वो ये कपास जो हो गया कच्चा माल के रूप में। जिसके बाद वे कटाई करके बड़े कपड़ा तैयार करते हैं। हड़प्पा के लोगों की चीजें वही मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का ये दूर दूर से आयात करते थे। दूर दूर से लाना का मतलब ही होता है आयात करना। शायद अब ज्यादा नहीं होगा। हड़प्पा के लोग तांबे है या आयात संभवतः आज के राजस्थान कहते हैं। यहाँ तक कि पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर या आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इन चीजों को देखते चलते हैं। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को एक खिलौने और दूसरे एक मुहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमने पहिए वाले वाहनों की जानकारी देखिए, ये है कैसे खिलौना सा बना हुआ है। सामान को ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसानों और चरवाहों की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। और पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं और जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल
के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार खिलौने, हल के जैसा क्या मिला है? खिलौना। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोग तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन, मतलब खेत तक पानी कैसे पहुंचानी है। देखिए इससे पता चलता है। ये हल है जिससे मिट्टी खोदी जाती थी खेती के लिए, किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर इससे फसल की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडे को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाना होता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। देखते हैं अभी कितना है। नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। इसे जल्दी खत्म करते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म परीक्षण। कच्छ के इलाके में खादीर बेत की किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था। कहाँ? धौलावीरा में। और जमीन भी उपजाऊ थी। वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे। वहाँ धौलावीरा नगर 3 भागों में, धौलावीरा 3 भागों में, हड़प्पा 2 भागों में। इसे नोट करना है। धौलावीरा 3 भाग, हड़प्पा 2 भाग में। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। यहाँ मिले अवशेष हड़प्पा की लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़े गए थे। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। गुजरात की